हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और आज के बच्चों लेक्चर में हम अगेन बहुत सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बहुत सारे बेटा सवालों की प्रैक्टिस की थी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। तो आज का बच्चों अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपको आए। सो बेटा हमारे पास जो हमारा सवाल लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, वो है इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपने किसी एंगल अल्फा को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी। ठीक है ना, ए एंड बी में आपने उसको डिवाइड किया सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स एंड tan a बाय tan b की बेटा वैल्यू अपने को दी हुई है k बाय 1। tan a बाय tan b की वैल्यू अपने को दी हुई है बच्चों k बाय 1। देन द वैल्यू ऑफ sin x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। ये सवाल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और इसके जो चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, k+1 अपॉन k-1 साइन अल्फा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बच्चों हमें दिया हुआ है k अपॉन k+1 साइन अल्फा, दिस इज अवर सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बेटा अपने को दिया हुआ है k-1 अपॉन k+1 साइन अल्फा, दिस इज अवर थर्ड ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है बच्चों नन। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है नन, कि इनमें से कोई भी सही नहीं। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन अपने को दिया हुआ है नन, कि इसमें से कोई भी सही नहीं। अब आपको लिखा हुआ है इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी। आपने एक अल्फा एंगल को दो हिस्सों में तोड़ा। आपने एक अल्फा एंगल को बच्चों दो हिस्सों में तोड़ा, ए और बी में। तो सबसे जो पहली बात है वो क्या होगी, जो फर्स्ट लॉजिकल आप स्टेप लिख सकते हैं, दैट विल बी ए प्लस बी विल बी इक्वल टू अल्फा। भैया आपने अल्फा को अगर दो हिस्सों में तोड़ा है ए और बी में, तो ए प्लस बी को वापस जोड़ोगे तो अल्फा मिलना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ए माइनस बी की वैल्यू एक्स है। ए माइनस बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास एक्स है और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है tan a अपॉन tan b इज इक्वल टू k बाय 1। ये हमें दिया हुआ है tan a बाय tan b इज इक्वल टू k बाय 1। तो आपको बेटा बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। अब ऐसे सवालों को अप्रोच कैसे करें। sin x अगर आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साइन ऑफ a माइनस बी, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आपसे sin x पूछा जा रहा है, इसका मतलब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है साइन ऑफ a माइनस बी। बहुत सीधी सी बात है। अब नए तरीके का सवाल है, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। आप अगर ऑप्शंस देखेंगे, आपको ऑप्शंस में k+1 बाय k-1 इस तरीके की चीजें दिख रही है। k+1 और k-1 आपको दिख रहा है। जरा सोचो अगर ये k और 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है, तो किसी भी एक समझदार बच्चे के मन में ये चीज आनी चाहिए कि यार ये तो कहीं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की तो बात नहीं हो रही। क्योंकि जैसे ही आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओगे, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये रूल होता है। तो यहां से देखो, सबसे पहले मैं देखो आपको समझाने के लिए tan a को अपन लिख लेते हैं sin a बाय cos a। ठीक है, tan a को हमने लिख लिया sin बाय cos, tan b को भी हमने लिख लिया sin b बाय cos b और इज इक्वल टू हमने लिख लिया k बाय 1। इसको बेटा आप रीअरेंज देखो करके क्या लिख सकते हो, sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a sin b, दिस इज इक्वल टू k बाय 1। अब जैसे ही आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, जैसे ही आप बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या हो जाएगा, sin a cos b न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस cos a sin b। ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आ गया हमारे पास LHS।
RHS क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। और जैसी ये हमारे पास चीज आई तो यहां से देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों लिखा है k प्लस वन बाय के माइनस वन। तो आप क्लियरली इस बात को देख सकते हैं कि देखो a प्लस बी क्या था, a प्लस बी था अल्फा, तो साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स, ये a माइनस बी क्या है, x है ना, इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन के माइनस वन। और आपको निकालने क्या बोला जा रहा है, साइन एक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां से बच्चों आप देख सकते हैं साइन एक्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, k माइनस वन बाय के प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, ये आपके पास आएगा बेटा। ऐसा देख लेते हैं कोई ऑप्शन है क्या, k माइनस वन बाय के प्लस वन साइन अल्फा, सी ऑप्शन बेटा अपना आ रहा है, ठीक है ना, अपना सी ऑप्शन आ रहा है। एक बार अपन अपना आंसर चेक कर लेते हैं ताकि हम भी इंश्योर हो जाएं कि हमने सही सॉल्व किया है या नहीं किया। तो अगर बेटा एक सेकेंड में इसका आंसर देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है मेरे पास, बिल्कुल सही है बेटा, k माइनस वन बाय के प्लस वन साइन अल्फा बिल्कुल सही है। अपन ने जो सॉल्व किया है इट इज़ कम्प्लीटली एक्यूरेट, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसके बाद बेटा अपन अपना अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बेटा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी से अपन अपना बोर्ड क्लियर करते हैं, काफ़ी बढ़िया सवाल है बेटा अगला भी, ठीक है ना। आपको अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वैरायटी तो देखो किसी भी लेक्चर में बेटा हो पाना मुश्किल है। अपन ये कोशिश करेंगे कि मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशंस दिखाऊं कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं, लेकिन आपको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि सारी की सारी वैरायटी कोई भी टीचर नहीं दिखा सकता, क्योंकि अपने पास अगेन एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं, है ना। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि यार 50 लेक्चर तक हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो जो वैरायटी वाले बेटा क्वेश्चंस है, वैरायटी वाले क्वेश्चंस तो विथ प्रैक्टिस विथ टाइम आपके हो जाएंगे, है ना। आप जितने ज़्यादा होमवर्क के क्वेश्चन बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप अलग अलग मटेरियल बनाएंगे, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि विथ प्रैक्टिस आपका होता जाएगा। फिलहाल के लिए अपने को जो इंश्योर करना है बेटा, फिलहाल के लिए अपने को इंश्योर सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल अपन कर सके अपन उसको बस अच्छे से कर लें, ठीक है ना। तो अपना बोर्ड सूख चुका है, क्लीन हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। चलो हमारे पास बेटा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन एक हमारे पास लिखा है कि इफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 डिग्री, इफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 डिग्री, आपको बेटा सॉल्व करके, आपको जो सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है या एक्सप्रेशन डिराइव करना है, आपको निकालना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए, आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको बच्चों सिंप्लीफाई करना है 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री कॉस 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस 44 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ये आपके पास बेटा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये जनरली बच्चों से बनता नहीं। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ऐसे सवालों को देखो कैसे किया जाता है। आपको साइन ऑफ 1 डिग्री दिया हुआ है x और आपको इसे सॉल्व करना है। आप सोच के देखो कि कभी भी देखो, अब ऐसे वाले सवाल पता है आपको, जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते थे क्लास 10th में, वो एक चैप्टर आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, एजीपी होता है, कुछ अलग अलग स्पेशल सीरीज भी होती हैं, अलग अलग मेथड्स भी होते हैं सॉल्व करने के। जब वो हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, तो जब हम बच्चों वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बात रियलाइज होगी, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको ये बात रियलाइज होगी कि ऐसे वाले सवालों को सॉल्व करने का एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड।
ऐसे वाले सवालों को सॉल्व करने का एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड ये बोलता है कि आप इस 1 अपॉन कॉस 0 कॉस 1 को, आप इस 1 अपॉन कॉस 0 कॉस 1 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करिए। आप इस 1 अपॉन कॉस 0 कॉस 1 को बच्चों कुछ इस तरीके से ब्रेक करिए कि एक के बाद एक टर्म्स कटना स्टार्ट हो जाए। आपको ये चीज इंश्योर करनी। तो देखो आप इसको कैसे इंश्योर कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो साइन ऑफ 1 डिग्री की वैल्यू x दी हुई है, मतलब ऑफ कोर्स उसका भी कुछ तो यूज करना पड़ेगा। मैं अगर आपको ये बोल दूं कि यार हम ऐसा करते हैं, पूरी चीज को साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साइन 1 डिग्री से डिवाइड भी कर देते हैं। सोच के बस देखो, है ना। ये मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, बाकी आपको बहुत सारे मैं ऐसे सवाल अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा ताकि आप सीखें इस मेथड को। मैं आपको सिर्फ अप्रोच समझा रहा हूं। देखिए मैंने साइन 1 डिग्री से डिवाइड भी किया और साइन 1 डिग्री से मैंने मल्टीप्लाई भी किया। तो जैसे ही मैंने बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो जरा सोच के देखो, हर टर्म के न्यूमरेटर में, सारे के सारे बच्चों टर्म्स के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन 1 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। सारे के सारे देख लो आप, टर्म्स के जो न्यूमरेटर हैं सब में ही मेरे पास 1 डिग्री आ गया। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। और जैसे ही हमने ये चीज लिखी, अब यहां से देखो क्या मिल रहा है मुझे, मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन साइन 1 तो फिलहाल वैसे का वैसा ही है। अंदर देखो इस साइन 1 को मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन कॉस 0 कॉस 1, क्योंकि नीचे दो एंगल 0 और 1 थे। फिर ये वाले मैं साइन ऑफ 1 डिग्री को लिख रहा हूं साइन ऑफ 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, 2 माइनस 1 1 होता है। और नीचे कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री लिखा है, क्योंकि नीचे 1 और 2 वाला एंगल था इसलिए ऊपर भी 2 और 1 लिखा। इसको अब क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री अपॉन कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 44 डिग्री अपॉन कॉस 44 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां से बेटा आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, 1 अपॉन साइन 1 डिग्री। और यहां से बेटा मेरे पास देखो साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है। और अपॉन में क्या लिखा है, कॉस 0 कॉस 1। फिर वैसे ही ध्यान से देखो, अभी आपको समझ में आएगा पैटर्न क्या है। साइन ऑफ a माइनस बी तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन कॉस 1 कॉस 2। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन कॉस 2 कॉस 3। और ये पूरी चीज देखो कहां तक चल रही है, ऐसे ये पूरी चीज चलेगी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b और अपॉन कॉस 44 कॉस 45। देख लो ये आपके पास आएगा बेटा, ये पूरी चीज को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा। यहां से हम देखो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 1 तो फिलहाल वैसे का वैसे ही। अब अंदर देखो क्या बच रहा है, ध्यान से देखना अंदर क्या बच रहा है। जब आप इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो देखो cos 0 से cos 0 कटेगा, sin 1 बाय cos 1 tan 1 होता है, माइनस इस पूरे को जब आप इस पूरे से डिवाइड करोगे तो cos 1 से cos 1 कटेगा, sin 0 बाय cos 0 tan 0 होता है, तो माइनस आ जाएगा tan 0 डिग्री। ये आपके पास आ गया। इसके बाद देखो sin 2 cos 1 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो cos 1 से cos 1 कटेगा, sin 2 बाय cos 2 क्या आ जाएगा, tan 2 डिग्री। और अगर मैं इसके आगे देखूं तो यहां पर देखो ध्यान से बेटा, यहां पर जैसे आप देखोगे तो cos 2 से cos 2 कटेगा, sin 1 बाय cos 1 माइनस tan 1 डिग्री आएगा। इसके बाद वैसे ही आप आगे यहां बढ़ेंगे, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे cos 2 से cos 2 कटेगा तो tan 3 डिग्री आएगा। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो cos 3 से cos 3 कटेगा, माइनस tan 2 डिग्री आएगा। और ये पूरी चीज कैसे चलेगी देखो, यहाँ cos 0 cos 1 था तो tan 1 माइनस tan 0 आया, यहाँ cos 1 cos 2 था तो tan 2 माइनस tan 1 आया, यहाँ cos 2 cos 3 था तो tan 3 माइनस tan 2 आया। मतलब ये सीरीज आपकी चलेगी tan 45 माइनस tan 44 तक। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे सवाल जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तब तो बहुत ही आएंगे,
लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपको बच्चों ये बात समझ में आती है तो आप देखिए, ये पहले टर्म के साथ ये चौथा टर्म कटा, सॉरी tan 2 मैंने गलती से काट दिया, tan ऑफ 1 डिग्री, ये वाला टर्म कटा। 2 टर्म के बाद देखो कटना स्टार्ट हो गया, पहला टर्म था तो उसके 2 टर्म के बाद कट गया। फिर ये tan 2 था तो ये माइनस tan 2 कटा। और इसके बाद इस तरीके से अगर आप देखेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो आपके पास क्या है, tan 1 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री आया, फिर आपके पास आया tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री आया, फिर आपके पास आया tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री आया, और लास्ट में बच्चों इसको अपन थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना, इसको अपन थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि अपने पास थोड़ा स्पेस हो जाए बनाने के लिए। अगर आप लास्ट वाला देखोगे, ठीक है ना, अगर बच्चों आप ये लास्ट वाला पोर्शन देखोगे तो लास्ट वाले पोर्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से जब आपकी सीरीज चलेगी तो लास्ट में आ रहा है tan 45 माइनस tan 44। अब आप देखो कैसे टर्म्स कट रहे हैं, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये ऐसे इस तरीके से देखो टर्म्स कट रहे हैं। तो अगर इस तरीके से टर्म्स बेटा कटते जाएंगे तो इधर ये tan 45 अकेला बचेगा और इधर माइनस tan 0 अकेला बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, बाकी सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगे, tan 45 अकेला बचेगा और माइनस tan 0 अकेला बचेगा। तो मेरे पास बेसिकली लिखा क्या है, 1/sin 1 डिग्री, और अंदर से अगर ये सारी चीजें कट गई तो अंदर है tan 45 होता है 1 माइनस tan 0 होता है 0। तो फाइनली ये पूरी चीज सॉल्व होके क्या आई, 1/sin 1 डिग्री आई। फाइनली देख लो ये पूरी की पूरी चीज सॉल्व होके क्या आई, 1/sin 1 डिग्री आई, और 1/sin 1 डिग्री मतलब 1/x। तो जो आपको बोला गया था सिंप्लीफाई करने के लिए कि 1/cos 0 cos 1 प्लस 1/cos 1 cos 2 प्लस 1/cos 2 cos 3, इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन क्या है, 1/x है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। ये डिफरेंस मेथड बच्चों अभी आप पढ़े नहीं हो, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे कि सर ये तो मतलब नहीं समझ में आया या प्रॉब्लम आई। तो अगर आपको इस तरीके के और सवाल करने हैं तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा, मैं आपको होमवर्क के लिए शेयर करूंगा ऐसे क्वेश्चंस, ताकि आपकी इनमें प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। मैक्सिमम बेटा वैरायटी अपन क्वेश्चंस की देखेंगे, बढ़िया बढ़िया अपन सवाल देखेंगे। अपने को सिर्फ लेक्चर्स को बहुत ही ईमानदारी से बेटा अपने को लेक्चर्स को समझ के आगे बढ़ना है, तभी आपका कुछ अच्छे से हो पाएगा। आप अगर लेक्चर्स को बढ़िया से नहीं देखेंगे, रिवीजन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ आएगी, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा इतने डिटेल में आपको हो सकता है आपके कोचिंग के जो भी टीचर होंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है आपको इतने डिटेल में वो ना पढ़ाएं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना बेटा आंसर आ गया 1/x सिंप्लीफाई करने के बाद। अब अपन अगला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला अपन सवाल सॉल्व करते हैं। अपने पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, लॉग का भी सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। लॉग बेस 10 पे sin x लिखा है और प्लस लॉग बेस 10 पे cos x लिखा है। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको -1। और बेटा हमारे पास अगला जो इक्वेशन है, अगला इक्वेशन है लॉग बेस 10 पे sin x प्लस cos x, लॉग बेस 10 पे sin x प्लस cos x, और दिस इज इक्वल टू लॉग n बेस 10 -1/2। आपको बोला जा रहा है फाइंड n, आपको बच्चों बोला जा रहा है कि आपको n की इसमें वैल्यू बतानी, ठीक है ना। आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा कई बार बच्चा देख देख के घबरा जाता है कि सर इसमें तो लॉग भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि टॉपिक्स की मिक्सिंग होती ही है। यही ब्यूटी है जेईई मेंस और एडवांस की, कि होता क्या है ना, बाकी एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो जनरली एक टॉपिक से एक सवाल होता है। अब अगर बच्चों एक टॉपिक का एक सवाल आया है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपका मान लीजिए एक टॉपिक स्ट्रांग है और उसका अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप बना लोगे। लेकिन जेईई मेंस और एडवांस में पता क्या होता है, जेईई मेंस और एडवांस में 2-3 टॉपिक्स मिक्स होके आता है सवाल। तो जब हमारे पास बच्चों 2-3-4 टॉपिक्स मिक्स होके सवाल आएगा तो वहाँ आती है प्रॉब्लम। वहाँ प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि अगर आपका कुछ भी पोर्शन कमज़ोर रह गया है
तो आप ये मान के चलिए कि आपका वो सवाल बिगड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अपने को ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हमको सब कुछ आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। अगर आधा अधूरा नॉलेज आप लेके बेटा अपने एग्जाम हॉल में जाओगे तो बहुत आपको तकलीफ होगी, ठीक है। देखिए पहले इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन से आपको दिख रहा है log m प्लस log n होता है log mn, तो यहाँ आ जाएगा log बेस 10 पे sin x cos x, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बच्चों sin x cos x की वैल्यू क्या आ गई, sin x cos x की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू द पावर -1 मतलब 1/10। ये आपका पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन आप अगर देखेंगे तो ये 2 को अगर आप उधर ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ log बेस 10 पे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू log n बेस 10 -1, ये लिखा है। और आपको log की प्रॉपर्टी पता है, 2 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा log बेस 10 पे sin x प्लस cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये जो 1 भी है, इस 1 को भी आप क्या लिख सकते हैं log 10 बेस 10, तो यहाँ से आगे आपके पास log n/10 बेस 10, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप कंपेयर बेटा करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n/10, ये आपके पास आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आपको सॉल्व करना है बेटा तो आप इसको ओपन अगर करोगे तो ओपन करते ही आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू n/10। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ sin x cos x की वैल्यू क्या है 1/10, तो यहाँ से मेरे पास देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1 प्लस 2 इंटू sin x cos x हो गया 1/10 इज इक्वल टू n/10। तो मेरे पास क्या आया 2/10 और 10/10, ये आ गया 12/10 इज इक्वल टू n/10। 10 से 10 गया तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 12, ठीक है ना। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी। तो आसान सा सवाल था, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस बच्चा देख के शुरू में घबरा जाता है कि यार हो सकता है हमसे ना बने, बाकी सवाल आसान था। तो अब अपना बेटा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब अपन एक अगला सवाल और बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अगला सवाल अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिफिकल्ट भी है ना। अगला सवाल थोड़ा सा सोच पाना बेटा डिफिकल्ट है, लेकिन अपन इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड अपन अपना क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन अपना दिमाग लगाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो चीज़ें दी हुई हैं मैं पहले आपको बता दूं हमें क्या क्या गिवन है। अगले सवाल में हमें दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल के अंदर बेटा आपको दिया हुआ है कि tan स्क्वायर पाई -a/4 प्लस tan स्क्वायर पाई -b/4 प्लस tan स्क्वायर पाई -c/4, इसकी वैल्यू 1 है, ये आपको दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू 1 है, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे बेटा पूछा जा रहा है, जो सवाल है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि what can you say about ट्राइंगल ABC। आप ट्राइंगल ABC के बारे में क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, ऑप्शन ए अगर मैं बोलूं तो पहला ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC स्केलीन है। दूसरा ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC आपके पास आइसोसेलेस है। तीसरा ऑप्शन आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है। और चौथा ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड है। ये आपके पास बेटा मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि आप ट्राइंगल ABC के बारे में क्या कह सकते हैं, आप हमको ये बताइए। अब ये सवाल डिफिकल्ट क्यों है, देखो कोई भी एक होशियार बच्चा जो होगा, कोई भी एक होशियार बच्चा, तो एक होशियार बच्चा बेटा सबसे पहले पता है क्या करेगा। एक होशियार बच्चा सबसे पहले बोलेगा कि यार
बाकी स्केलिन, आइसोसेलेस और राइट एंगल का तो नहीं बोल सकते। इक्विलेटरल चेक करना तो बहुत आसान है। इक्विलेटरल चेक करना क्यों आसान है? क्योंकि इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। आप तो सर चुपचाप ए बी सी को 60 डिग्री डाल के देख लो कि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर आ गया तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल। कोई भी नॉर्मल बच्चा ये बोलेगा। अगर आप थोड़े भी शार्प हो और आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आता है या ऑप्शंस रीड करना आता है, तो आपका जो पहला तुक्का होगा, पहला जो गेस होगा वो ये होगा कि सर बाकी ऑप्शंस का तो मैं नहीं बोल सकता, इक्विलेटरल के लिए मैं बोल सकता हूं कि अगर इक्विलेटरल होगा तो हर एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो सर डाल के देख लो, अगर LHS RHS बराबर आ गया तो आपका आंसर तो हो गया। लेकिन अपन एक स्टैंडर्ड अप्रोच देखते हैं। इसमें आपको कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मस्त इस्तेमाल आने वाला है, ठीक है ना। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप जो पढ़े हैं उसका बहुत ही बढ़िया आपके पास बेटा इसका यूज आएगा। आप देखिए, मान लीजिए अगर मैं पाई माइनस a/4 को x बोलूं, पाई माइनस b/4 को y बोलूं और पाई माइनस c/4 को z बोलूं। अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या वैल्यू है? x प्लस वाई प्लस जेड विल बी पाई/4 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 3π/4 माइनस 1/4 इंटू a प्लस b प्लस c, ये तो पाई है, तो 3π/4 माइनस π/4 मतलब ये आ गया π/2। x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपके पास π/2। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बेटा आपके पास π/2 आ गया, तो जरा आप सोच के देखो कि अगर आप इसके दोनों साइड, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम सुनना, अगर आप इसके दोनों साइड tan ले लो तो tan ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू tan ऑफ π/2, और tan ऑफ π/2 तो अनडिफाइंड होता है, tan ऑफ π/2 तो अनडिफाइंड होता है। तो tan ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है? कल मैंने आपको जनरल ऑब्जर्वेशन बताया था, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। दिस इज नॉट डिफाइंड। तो अगर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, दिस इंप्लाइज S2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा तभी तो ये अनडिफाइंड हो रहा है। S2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब S2 क्या है? S2 है सम टेकन 2 एट अ टाइम। तो S2 इज सम टेकन 2 एट अ टाइम। सम टेकन 2 एट अ टाइम मतलब tan x tan y प्लस tan y tan z, tan x tan y प्लस tan y tan z प्लस tan x tan z। इसकी वैल्यू बच्चों आपको बोली जा रही है 1 है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको बोली जा रही है 1 है। tan x tan y प्लस tan y tan z प्लस tan x tan z की वैल्यू 1 है। और आप एक चीज और क्या देख पा रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर z, इसकी वैल्यू भी देखो 1 लिखी हुई है। आपने इस पूरी चीज को x माना था, इसको y माना था, इसको z माना था। तो क्या ये दोनों रिलेशंस को देखते हुए जरा ध्यान से सोचिए, इसको अगर मैं रिलेशन 1 बोलूं, इसको मैं रिलेशन 2 बोलूं, क्या बच्चों ये दोनों रिलेशंस को देखते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर z इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं? tan x tan y प्लस tan x tan z प्लस tan y tan z, ऐसा बोल सकते हैं इसको हम। और हो सकता है आपने बेटा क्लास 9-10th में ये सब पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। आप तो बेटा ऐसा एक काम करो, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई 2, नंबर है ना 2, इक्वेशन 2 नहीं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। आप जैसे ही बच्चों दोनों साइड्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर y, 2 tan स्क्वायर z, ये बन जाएगा 2 tan x tan y, 2 tan x tan z, 2 tan y tan z, ये बनेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और मैं जो लिख रहा हूं उसको सोचने की कोशिश करना कि आप भी वो बोल पा रहे हो या नहीं। जैसे ही आप 2 मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे तो ये लिखा है tan x माइनस tan y का होल स्क्वायर प्लस tan x माइनस tan z का होल स्क्वायर प्लस tan y माइनस tan z
का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास लिखा हुआ है, करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से देख लो। अगर आपको ना पता हो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई लिखा है, अगर आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई लिखा है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अगर आपके पास इस फॉर्मेट की चीज लिखी है, या कंफ्यूज हो जाओगे तुम एक्स वाई में, तुम ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए बी लिख लो, ऐसा लिख लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अगर इस फॉर्मेट की चीज लिखी है तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसका मतलब होता है। क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया है, ये टू प्रूव में था, आपने प्रूव किया है बचपन में अपने। विश्वास ना हो तो एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिनोमियल्स चैप्टर खोल के देख लो, मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये चीज लिख ली, इसका मतलब पता है क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि यार ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0। परफेक्ट स्क्वायर तो या 0 होता है या पॉजिटिव होता है। अगर तीन अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे, तभी तो तीन अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आएगा। अदरवाइज एक परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 होता है या कोई पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अगर तीनों का सम 0 आ रहा है मतलब कि तीनों ही 0 होंगे। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बच्चों tan x इज इक्वल टू tan y, tan x इज इक्वल टू tan z और tan y इज इक्वल टू tan z, ये आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये चीज आई, दिस मीन्स, जैसे ही आपके पास ये चीज आई, दिस मीन्स x विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू z। और जैसे ही आपके पास ये चीज आई, देन दिस मीन्स पाई माइनस a बाय 4 विल बी इक्वल टू पाई माइनस b बाय 4 विल बी इक्वल टू पाई माइनस c बाय 4। और अब जैसे ये चीज आई तो आपके पास क्या आ जाएगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आप देख सकते हैं, जो मैं इक्विलेटरल की आपको बात कर रहा था, तीनों एंगल बराबर है। और अगर बच्चों ये तीनों के तीनों एंगल्स बराबर आ गए, इसका मतलब आपका ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल। अगर ये तीनों के तीनों एंगल्स बराबर आ गए, इसका मतलब आपका ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल। और कोई भी स्मार्ट बच्चा इस सवाल को जब सॉल्व कर रहा होता तो वो इतनी मेहनत नहीं करता, वो डायरेक्टली अपना दिमाग पता है क्या लगाता, वो लगाता कि यार बाकी ऑप्शंस का तो पता नहीं, लेकिन थर्ड ऑप्शन तो मैं चेक कर सकता हूं कि हो रहा है या नहीं हो रहा। वो चुपचाप a को पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, b को पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री और c को पाई बाय 3 रख के देख लेता। जैसे ही वो ये रखता था, देखो पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 बाय 4 क्या होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर होता है 1 बाय 3। तो ये भी 1 बाय 3 लिखा है, ये भी 1 बाय 3 लिखा है, ये भी 1 बाय 3 लिखा है। तो 1 बाय 3 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है मतलब आंसर विल बी इक्विलेटरल। एक होशियार बच्चा जो टॉपर होता है वो यही सब करता है, वो पूरी मेहनत नहीं करता सॉल्व करने में। उसको हो सकता है बेटा पूरा का पूरा सवाल आता भी ना हो सॉल्व करना, लेकिन वो तुमसे एक चीज में बेहतर है, वो है जुगाड़ लगाना। उसको ऑप्शंस रीड करना आता है, उसको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आता है। तो आप भी बेटा आज के बाद अगर मान लीजिए कभी भी टेस्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो नॉर्मली सॉल्व करने के पहले ये जरूर सोचा करिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए बेटा कोई भी ऑप्शन है जो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, तो उसको तो तुरंत कर लेना चाहिए। अगर वो आंसर होगा तो आपका बहुत टाइम बचेगा। देखो अभी जैसे हमने इसको सॉल्व किया, हमें कम से कम 10 मिनट लगे इसको सॉल्व करने में। पेपर में अगर आप बनाओगे तो 10-15 मिनट लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि आपको सोचना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मान लो एनालाइज करना आपको आता है, तो आप जरा बस सोच के देखो कि आप बेटा अपना कितना ज़्यादा टाइम बचा लेते, क्योंकि ये सवाल 15 से 20 सेकेंड में हो जाता अगर आप इक्विलेटरल के लिए डायरेक्टली पुट करके देख लेते तो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास ये आ जाएगा सॉल्व होके कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा।
इसके बाद अपन बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला सवाल है इवैल्यूएट आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास लिखा है cos पाई बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय cos 2 पाई बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय cos 3 पाई बाय 15, उसके बाद है cos 4 पाई बाय 15, उसके बाद है cos 5 पाई बाय 15 और उसके बाद है cos 6 पाई बाय 15 और लास्ट में बेटा cos 7 पाई बाय 15। आपको इस पूरे को इवैल्यूएट करना है। 4 ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर 6, उसके बाद है 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर 7, उसके बाद है 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर 8 और लास्ट है 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर 9। ये आपके पास 4 ऑप्शंस। अब देखो इसमें किस तरीके का सवाल बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सवाल पता है कैसा बन सकता था, इसमें एक सवाल ऐसा भी बन सकता था, इसमें एक सवाल ऐसा भी बन सकता था। मान लो अगर इंटीजर टाइप में होता, अगर इंटीजर टाइप में होता तो सवाल बनता कि इसकी वैल्यू है 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा सवाल बन सकता है। अगर इंटीजर टाइप में होता, हो सकता है आपको किसी बुक में मिल भी जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू है 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर k तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा भी सवाल हो सकता था इंटीजर टाइप में। फिलहाल तो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है अपन उसको सॉल्व करें। तो मैंने बेटा आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट पढ़ाया है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मैंने आपको कॉस का पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हर बाद वाला एंगल पिछले वाले एंगल का डबल होना चाहिए। हर बाद वाला एंगल पिछले वाले एंगल का डबल होना चाहिए, विच मीन्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए ये cos पाई बाय 15 तो आप अगर मान लीजिए पहला एंगल पकड़ें तो इसका डबल दिख रहा है क्या, cos 2 पाई बाय 15 मिल गया मुझे। अच्छा इसका डबल क्या होता है 4 पाई बाय 15, वो भी लिखा हुआ है। और इसका डबल क्या होता है 4 पाई बाय 15 का डबल क्या होता है 8 पाई बाय 15। क्या 8 पाई बाय 15 लिखा है क्या, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो ये तीन तो एक दूसरे के डबल लिखे थे। मैंने क्या छोड़ दिया, cos 3 पाई बाय 15 छोड़ दिया। यहां मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद बेटा मैंने cos, देखो ये 3 पाई बाय 15 जो लिखा है, क्या इस 3 पाई बाय 15 का ये डबल लिखा हुआ है क्या, cos 6 पाई बाय 15, ये इसका डबल लिखा हुआ है। अच्छा इसके बाद अभी 5 पाई और 7 पाई आना बचा है। मैं यहां पर लिख रहा हूं cos 7 पाई बाय 15, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चलेगा, बस अगले कुछ सेकंड में आपको पता चलेगा। और मैं आखिरी में लिख रहा हूं cos 5 पाई बाय 15, ये भी मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। बेटा सवाल एनालाइज क्यों करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपको ये बात पता है कि यार यहाँ 4 पाई बाय 15 है, अगर 8 होता तो मजा आ जाता यार। अगर 4 पाई बाय 15 के बाद 8 पाई बाय 15 होता तो फिर तो क्या ही बात थी, बहुत ही मजा आ जाता हमको। लेकिन याद करो मैंने तुमको बोला था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल अगर आप बोलोगे तो 7 पाई बाय 15 और 8 पाई बाय 15 को जोड़ने से पाई मिलता है। याद करो ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये सब ऑब्जर्वेशन है जो आपको सीखना पड़ेगा। सवालों के साथ खेलते कैसे आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, 7 पाई बाय 15 और 8 पाई बाय 15 दोनों सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से पाई आता है। तो जरा सोचो कि क्या इस cos ऑफ 7 पाई बाय 15 को मैं cos ऑफ पाई माइनस 8 पाई बाय 15 लिख लूं क्या यार। सोच के देखो ना, ये 7 पाई बाय 15 को क्या मैं पाई माइनस 8 पाई बाय 15 लिख लूं। और जैसे ही ये लिखूंगा तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा। तो देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस, दोबारा लिख रहा हूं सवाल को, देखो क्या लिखा हुआ है, cos पाई बाय 15 वैसा ही है, cos 2 पाई बाय 15 वैसा ही है, cos 4 पाई बाय 15 वैसा ही है, और ये जो 7 पाई बाय 15 था इसको मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, ये हो गया cos 8 पाई बाय 15। देख लो सब डबल एंगल बन गए। इतना मेरा ये अलग है, ये अलग पार्ट है। अब इधर देखो क्या लिखा है, cos 3 पाई बाय 15 और उसका डबल cos 6 पाई बाय 15, ये लिखा हुआ है 3 पाई बाय 15 और उसका डबल। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग सॉल्व करेंगे। और ये जो लास्ट में लिखा है 5 पाई बाय 15, 5 पाई बाय 15 में देखो 5 और 15 आप काटोगे तो cos पाई बाय 3
मतलब कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो ये तो हाफ लिखा हुआ है, ये तो हाफ लिखा हुआ है। तो यहां से बेटा देखो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाता है कि आप 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, ठीक है ना। ये माइनस है, माइनस बाहर यहां लिख लेते हैं अपन, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, और 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ये माइनस वैसे का वैसा ही है। ये करने से क्या फायदा होगा बोलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, मतलब ये आ गया साइन 2π/15। आपको वो फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है कि इस तरीके के प्रोडक्ट का आंसर होता है साइन 2n अल्फा बाय 2n साइन अल्फा, याद नहीं करना है। मेरे को याद है लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकली चलो कोई बात नहीं, 20-30 सेकंड लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन गलती नहीं होगी। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, इसके बाद cos 2π/15, cos 4π/15 और cos 8π/15, और डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से 2 साइन π/15 है, और ये बाहर माइनस वैसे का वैसा ही है। अगर मैं एक 2 और मल्टीप्लाई करूं और एक 2 से और डिवाइड करूं तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन 4π/15 cos 4π/15 cos 8π/15, और डिवाइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 4 साइन π/15, यही लिखा हुआ है, बाहर माइनस साइन वैसे का वैसा ही है। फिर अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां लिख देते हैं, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, यहां लिख देते हैं, यह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 8π/15 cos 8π/15 अपॉन 4 × 2 8 साइन π/15। अब देखो दोबारा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 16π/15 अपॉन 2 × 8 16 साइन π/15। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ये 16π/15 को क्या आप साइन ऑफ पाई प्लस π/15 लिख सकते हैं? सोचो 16π/15 को क्या मैं पाई प्लस π/15 बोल सकता हूं? और जैसे ही मैं पाई प्लस π/15 बोलूंगा तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना ये पूरी चीज इससे कटेगी और ये माइनस साइन भी कट जाएगा, माइनस साइन भी आउट हो जाएगा क्योंकि एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो पूरी चीज थी बच्चों, ये वाले जो 4 नंबर्स थे ये पूरे सॉल्व होके कितने आए, 1/16 है। ये जो 4 नंबर्स थे ना ये शुरू वाले, ये cos π/15 2π/15 4π/15 और 7π/15 जिसको आपने कन्वर्ट किया था, ये जो मैंने 4 सर्कल्स बनाए हैं ये मिलके आया 1/2⁴। ठीक है ना, 1/16 मतलब 1/2⁴। अब अगर हम बात करें इस 3π/16 और 6π/15 का, इसका अगर हम बात करें तो इसको भी सॉल्व करने का अप्रोच वही रहेगा। देख लो यहीं पर लिख रहा हूं, 2 साइन 3π/15 से मल्टीप्लाई भी किया और इधर भी 2 साइन 3π/15 से मल्टीप्लाई किया। तो देख लो आपके पास क्या बनेगा, आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा मतलब साइन 6π/15 cos 6π/15 अपॉन 2 साइन 3π/15। ठीक है, फिर आप एक 2 ले आइए, एक और 2 ले आइए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 12π/15 अपॉन 4 साइन 3π/15। अब जरा सोचो, ध्यान से सोचो, 12π/15 और 3π/15 तो सप्लीमेंट्री है, 12π/15 और 3π/15 बेटा क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और साइन थीटा सेम होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और साइन थीटा सेम होता है। इसका मतलब कि ये वाला जो 2 था, ये cos ऑफ 3π/15 और cos ऑफ 6π/15, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है, 1/4 बन रहा है, मतलब ये बन रहा है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 5π/15 है इसको तो आपने पहले ही हाफ लिख लिया है, तो इसके साथ एक हाफ और है, तो ये फाइनली जो सातों चीजें मल्टीप्लाई होके क्या बना रही हैं, 1/2⁷। देख लो 1/2⁷,
यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 1 है, तो टोटल आ गया 1/2 रेज़ टू द पावर 7, मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी में अगर मान लो आपको ये k की वैल्यू बोला होता तो k की वैल्यू क्या आ जाती, 7 आ जाती। अगर ऐसे ही सवाल में आपको बच्चों k की वैल्यू को निकालने बोलता तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती, 7 आ जाती। अब अपन एक सवाल और करते हैं अगेन। अब जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी हम जो करेंगे इसको अपन मिटा लेते हैं जल्दी से। इवैल्यूएट का ही सवाल है लेकिन डिफिकल्ट है अभी आपके लेवल में। जब आप 2-3 लेक्चर और पढ़ लेंगे तब वो सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2-3 लेक्चर जब आप और पढ़ लेंगे तो वो सवाल आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है अभी बताता हूँ। अपन अपना जल्दी से बेटा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चंस का बेटा लेवल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है ना। बेटा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको लेवल आज के क्वेश्चंस का कैसा लग रहा है। सवाल जो हमारे पास लिखा है इवैल्यूएट का ही है कि cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7 प्लस cos ऑफ 7π/7। आपको इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए बेटा ये डिफिकल्ट है, फिलहाल के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा नहीं है। जब आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो ये सवाल आसान है, तभी आसान है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने का फिलहाल के लिए जो मैं आपको अप्रोच बताऊं, ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट तो लिखा नहीं है कि 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और चालू हो गया सवाल, ऐसा तो है नहीं। मैं आपको बेटा इसमें यह बोलता हूं कि cos ऑफ 7π/7 तो क्या होता है, cos पाई होता है, cos पाई -1 होता है, तो ये तो -1 है। अब अगर मैं इन 3 टर्म्स की बात करूं तो अगर आप cos c प्लस cos d लगाओगे ना तो आपका सवाल अटकेगा, या अगर नहीं भी अटका तो बहुत लंबा हो जाएगा। cos d प्लस cos c से हो सकता है आपका आंसर ना है, चाहो तो करके देख लो। cos c प्लस cos d में बेकार हो जाएगा, पूरा फंसेगा सवाल। अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, आप इमेजिन करो अगर मैं इसमें भी आपको यह बोल दूं कि यार आप तो 1/2 sin π/7, देखो 2π/7 नहीं लिखा हूं, स्मॉलेस्ट एंगल 2π/7 है लेकिन मैं 1/2 sin π/7 से लिख रहा हूं, इसीलिए डिफिकल्ट है। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये चीज सोच पाना मेरे लेवल में पॉसिबल है लेकिन तुम्हारे लेवल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये डिफिकल्ट है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया फिलहाल के लिए दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब आप एक टॉपिक पढ़ लेंगे, 2-3 लेक्चर बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें कि कॉस की सीरीज का सम होता है, समेशन होता है, जैसे प्रोडक्ट पढ़ाया है ना वैसे ही समेशन वाला भी एक आएगा टॉपिक। जब आप वो पढ़ लोगे ना तब आपको ये सवाल इजी लगेगा, लेकिन अभी डिफिकल्ट है। तब कोई बच्चा मुझे याद दिलाना, मैं फिर करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 1/2 sin π/7 से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 sin π/7 cos 2π/7 प्लस 2 sin π/7 cos 4π/7 प्लस 2 sin π/7 cos 6π/7 ये है। और इन सब के बाद -1 तो ऐसे ही है, -1 तो लिखा ही है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा अभी। अब जैसे ही बेटा मैंने ये प्रोसेस किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है इससे आंसर आएगा, मैं वो सोच पा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लेवल में अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो तुमको ये चीज एनालाइज करने में दिक्कत है। ये क्यों करते हैं, ये स्टेप क्यों करते हैं, ये आपको 2 लेक्चर बाद पता चलेगा जब वो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। यहां से देखो क्या आएगा, 1/2 sin π/7 बाहर है, अंदर देखो क्या आ रहा है, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b, मतलब कि 3π/7 प्लस sin a माइनस b, मतलब कि -π/7। फिर 2 sin a cos b sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b तो -3π/7।
फिर 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी 7π/7 माइनस प्लस साइन ए माइनस बी मतलब -5π/7, और इस पूरे के बाद -1 वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। तो यहां से बेटा आप अगर देखेंगे तो साइन ऑफ 3π/7 और साइन ऑफ -3π/7 तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि साइन थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा कटेगा। इसके बाद ये साइन ऑफ 5π/7 और साइन ऑफ -5π/7 ये भी कटेगा। अच्छा साइन ऑफ 7π/7 यार ये तो 0 होता है क्योंकि ये तो साइन पाई लिखा हुआ है, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, मतलब कि ये पूरे ब्रैकेट में सब कट गया सिवाय इसके। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये आपके पास लिखा हुआ है माइनस साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7 और उसके बाद -1 वैसा ही है। तो ये साइन π/7 साइन π/7 भी कटा, तो ये -1 और -½ कितना हो गया -3/2। ये आपका आंसर है, ये बेटा इसका आपका आंसर है, ठीक है ना। मैं अगेन बोल रहा हूं आपके लेवल में ये वाला स्टेप सोचना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, लेकिन बिलीव मी मैं जब आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बेटा आपको ये सारी की सारी चीज बढ़िया से समझ में आ जाएगी। सो ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया हमने सवाल किए हैं और अगले लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि कुछ सवाल करके फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी मेहनत करते रहिए, पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करिए, तभी बेटा अच्छा आपका रिजल्ट आ पाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक जेन्युइन फीडबैक कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है वो कैसी लग रही है। थैंक यू।